हेलो बच्चों, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, हमने आगे देखा कि हमारी लेखिका यानी कि कृष्णा सोबती, जिनको हर शनिवार को कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, उनको उनसे मितली होने लगती थी। अभी आगे देखते कि क्या होता है। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेखिका आज भी ऐसा ही मानती है कि वो शनिवारी दवा उन्होंने न भी पी होती तो उनकी सेहत ज़्यादा कुछ बिगड़ती नहीं, क्योंकि उनको वो पीना ही अच्छा नहीं लगता था। मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। बच्चों, मैंने आपको हमारे चैप्टर की शुरुआत में ही बता दिया था कि लेखिका हमें हमारे बचपन और उनके बचपन के बीच में जो अंतर आ गया है, फ़र्क आ गया है, उनके बारे में हमें बता रही है। तो देखते हैं कि लेखिका हमें आगे क्या बताती है। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। लेखिका के बचपन के समय में किसी घर में ही ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न तो थे ही नहीं। आप ग्रामोफोन के बारे में अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं कि एक ऐसा यंत्र है। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। लेखिका बता रही है कि उनके बचपन में जो कुल्फ़ी मिलती थी आज वो आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा मिलता था वो पेटीज़ हो गया है, और जो शहतूत फालसे खसखस जैसे शरबत मिलते थे वो सब आज कोक और पेप्सी में बदल गए। शहतूत यानी कि सेतूर और फालसे यानी कि पल्स। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वैगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। बच्चों, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि हमारी लेखिका शिमला की थी, इसीलिए वो शिमला में ही पले बड़े थे। तो लेखिका बता रही है कि शिमला और नई दिल्ली में जो बच्चे बड़े हुए उनको वेगर्स और डेविको, जो दो रेस्टोरेंट के नाम हैं, वहाँ की चॉकलेट और पेस्ट्रियाँ बहुत अच्छी लगती थी। लेखिका बता रही है कि उनके भाई बहन की जब ड्यूटी लगती है, और ड्यूटी क्या थी कि शिमला उनका जो माल होता था वहाँ से ब्राउन ब्रेड यानी कि भूरी पाव लाने की उनकी ड्यूटी होती थी। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ से एक उतरे और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। लेखिका बता रही है कि उनका घर माल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, छोटी सी चढ़ाई चढ़ते फिर गिरजा मैदान पहुंच जाते और एक उतराई उतरने के बाद वो तुरंत ही माल के पास पहुंच जाते। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ियाँ का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। लेखिका और उनके सब भाई बहनों को हफ्ते में सिर्फ एक बार ही चॉकलेट खरीदने की छुट्टी थी, और से ऐसे दिनों पे वो चॉकलेट्स खरीद सकते नहीं थी, और सब बच्चे चॉकलेट लेकर खड़े खड़े ही खा जाते थे। पर लेखिका ऐसा करती नहीं थी, वो चॉकलेट घर पे लाके साइड बोर्ड यानी कि वो किनारे वाली अलमारी होती है ना, वो अलमारी में वो रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े से वो खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ एकदम गुलाबी, रसभरी, कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भराया। चेस्टनट एक और लाजवाब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। वो बता रही है काफल एक पहाड़ी फल है जो पहाड़ों में ही
उगता है। तो लेखिका बता रही कि काफल भी यहाँ के बहुत याद आते हैं। कुछ खट्टे मीठे थे, कुछ एकदम लाल, कुछ एकदम गुलाबी रंग के, वो बहुत ही याद आते हैं और सिर्फ उसके बारे में सोच कर ही मुंह में पानी आ जाता है। चेस्टनट भी भूरे रंग का एक पहाड़ी में उगने वाला फल है, वो भी बहुत अच्छा लगता था उन्हें। चने चोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने चोर गरम की पुड़िया जो तब भी अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर ही इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना चोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, चना चोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चों को आता था। चना चोर गरम आपने खाया ही होगा, आज भी वो मिलता है। और अनारदाने का चूर्ण, तो वो बोल रही है लेखिका कि चना चोर गरम की पुड़िया आज भी दिखने मिलती है। और वो पुराने कागज़ से, आपको पता होगा कि वो चना चोर गरम बेचने वाला वो पुराने कागज़ को लिपट कर बनाई हुई एक पुड़िया होती है और उसमें हमें वो चना चोर गरम देते हैं। वो बोलती है कि नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी, यानी कि ऊपर से इतनी बड़ी कि उसके नीरा हाथ यानी कि पूरे पूरे हाथ अंदर चला जाता और तुरंत ही चना चोर गरम बाहर हाथ में तुरंत आ जाता। तो वक्त था कि एक फिल्म थी, उसका एक गाना था कि चना चोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार। वैसे सब बच्चों को ये गीत आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास लय रफ्तार थी। लेखिका बोल रही हम भी ऐसा ही करते कि जब चना चोर गरम लेते तो वो उससे बोलते भैया और ज़्यादा मसाला डालो, बुरकवाना यानी कि छिड़कवाना। तो सब बच्चे वो ऐसा मसाला छिड़कवाते थे और पूरा गिरजा मैदान घूमते घूमते एक एक चना पापड़ी खाते खाते पूरा मैदान पसार हो जाता था। छुटपन में हमें शिमला रिज पर बहुत मज़ा किए हैं। घोड़े की सवारी की और शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। लेखिका बता रही है कि हमने शिमला में बहुत ही मज़े किए हैं। घुड़सवारी तो सब ने की है क्योंकि वो शिमला के हर बच्चे को उनका मौका मिल जाता है। थैंक यू बच्चों। आगे की स्टोरी हम आगे थोड़े दिनों के बाद देखेंगे। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 2 फिर से रिपीट करेंगे। जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था कि अभी हमारी कृष्णा सोबती यानी कि हमारी लेखिका जो शिमला की थी और जो हमें उनके शिमला के बारे में, जब वो छोटी थी तब वहाँ का नज़रिया, वहाँ का सब कुछ कैसा था वो हमें बता रही थी। तो भी आगे हम देखते हैं कि वो हमें क्या बताती है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हुस्ट पुस्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। ननिहाल यानी कि हमारे मामा का घर। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भी भीड़ से उभरता कोलाहल। मैंने आपको पहले बच्चों बताया कि लेखिका अपने शिमला के नज़रिए के बारे में बात कर रही है कि वहाँ क्या क्या होता था। जाखू एक पहाड़ का नाम है और वहाँ पहाड़ पर हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है।
सर्वर्स कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बुना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। लेखिका वहाँ पर एक दुकान थी जहाँ शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था, उसका हमें वर्णन कर रही है। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भक्कम पक्षी जा उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। लेखिका वो सब कुछ हमें बता रही है कि वहाँ हवाई जहाज़ भी, आपको पता होगा कि छोटे बच्चे जब हवाई जहाज़ देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और उनको देखने के लिए भागते हैं। वैसे ही वहाँ के भी बच्चे हवाई जहाज़ को देखने के लिए भागते और देखते तो उनको ऐसा लगता है कि एक भारी भक्कम पक्षी उड़ा जा रहा है। अभी देखा और अभी गायब हो गया। फिर लेखिका बता रही कि वो गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के बाजू में एक और दुकान थी जो वो कभी नहीं भूल सकती। क्यों नहीं भूल सकती? क्योंकि उनका चश्मा, आप देख सकते थे, मैं अपने पहले ही आपको बताया था कि हमारी लेखिका को चश्मे थे। तो वो बोल रही है कि मेरा पहला चश्मा वही दुकान पे बना था और उनके आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। शुरू में पता पूछ सकते हो अपने फ्रेंड्स या किसी को भी कि जब शुरू में उनको चश्मा लगता है तो वो कैसा उनको फ़ील होता है। तो लेखिका को भी ऐसा ही फील होता है और छोटे बड़े जो भी उनको चश्मा लगा कर देखते तो उन्हें बोलते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इतनी छोटी उम्र में चश्मे भी आ गए। तभी लेखिका ने उन्हें बोला था कि जो भी बहुत टाइम तक वो हर रोज़ चश्मे पहन के रखेगी तो उनके चश्मे उतर जाएंगे, ऐनक यानी कि चश्मा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। डॉक्टर साहब ने लेखिका को पूरा आश्वासन दिया था कि तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा, क्योंकि तुम हर रोज़ पहन के रखोगी तो वो तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा। पर लेखिका का चश्मा अभी तक, लेखिका तो अभी बहुत उम्र वाली हो गई, फिर भी उनका चश्मा नहीं उतरा। पर लेखिका इसकी जिम्मेवार खुद को ही ठहराती है। क्यों? क्योंकि वो दिन की रोशनी में काम छोड़ कर देती थी, दिन की रोशनी में काम नहीं करती थी और रात को नाइट लैंप के सामने, टेबल लैंप के सामने बैठकर वो काम करती थी। इसीलिए उनके चश्मे कभी गए नहीं, सिर्फ कभी कभी नंबर कम होते रहे। और जब भी पहली बार लेखिका ने चश्मे लगाए तब उनके चचेरे भाई ने उनको छेड़ा था। चचेरा भाई यानी कि उनका कोई काका, मासी, मौसा, उनका भाई। और देखा तो क्या छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। लेखिका के चचेरे भाई उनको ऐसे चिढ़ाने लगे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। उनके भाई ऐसे उनको चिढ़ाता था और बोलता था कि तेरी सूरत अभी लंगूर ऐसी बहुत गंदी लग रही है।
मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। खींची यानी कि चिढ़ गई, वो गुस्सा हो गई कि ये क्यों मेरे पर बार बार दोहराया जा रहा है, पर उनके भाई का शेर उनको बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। फिर उनके चचेरे भाई जो आए थे वो चाय पीकर चले गए और फिर थोड़ी देर बाद लेखिका अपने कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी रही और अपने आप को देखने लगी। चश्मा उतारती पहनती, उतारती पहनती। सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। अभी लेखिका खुद को ऐसे देख रही थी कि हाँ, मैं लंगूर जैसी लग रही हूँ। नहीं, मैं लंगूर जैसी नहीं दिख रही हूँ। फिर उन्होंने अपने छोटे भाई का टोपा, जो बड़ा वाला हैट आता है, वो उठाकर सिर पर पहना और फिर वो अपने आप को आईने में देखने लगी। कुछ उनको अजीब लगा, थोड़ी मजाकिया भी और थोड़ी अच्छी भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा होता है तो चेहरा खाली लगने लगता है। अभी लेखिका बोल रही है कि तब मैं छोटी थी, पहली बार चश्मा लगाया था, तब मुझे ऐसा होता था कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है ये वो, पर अब तो उन्हें आदत हो गई। अब कभी भी वो चश्मा उतारती है तो उनका चेहरा एकदम खाली लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैं कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों को ओढ़ना और कहाँ सहल सुभती वाली हिमाचली टोपियाँ। लेखिका को शिमला में उस समय टोपियाँ पहनना बहुत अच्छा लगता था और लेखिका ने अलग अलग रंगों की टोपियाँ खरीदी हुई थी और जब भी मन होता था वो बोलती थी क्या दुपट्टा ओढ़ना, क्या संभालना, उससे अच्छा है कि वो टोपियाँ ही पहने। तो बच्चों, अब आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और मुझे यहाँ पे हमारी लेखिका का नाम भी लिखा है, कृष्णा सोबती, और मुझे ये आशा है कि आप सबको ये चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।